हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ डी लॉ जंक्शन में। और आज हम बात करेंगे बीएनएस की क्लास 2 के संबंध में, जो कि हमारा बी क्विक रिवीजन चल रहा है एपीयू के संदर्भ में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सेकेंड क्लास देखना शुरू कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाके फर्स्ट क्लास देखेंगे, जिसमें कि क्या करके आए थे, हम सेक्शन 1 से लेके 4 तक करके आए थे, जो कि हमारे एपीओ के अंतर्गत आ रहे हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बिना समय गवाए शुरू करेंगे 14 से 44 यानी 14 से 44 सेक्शन तक, जो कि बात करते हैं साधारण अपवादों की, जनरल एक्सेप्शंस की। तो देखिए क्या बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 3 14 से लेके 44 तक की बात कर रहा है। ठीक है, 14 से 44 तक की बात कर रहा है। और आईपीसी में ये जो सेक्शंस आते थे वो आते थे 76 से 106 तक। साथ में ले लेके चलना है, कोशिश करनी है कि भाई हम क्या करें, बीएनएस के साथ आईपीसी को कनेक्ट करते हुए चलें, जिससे कि बिना किसी समय को गवाए हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तैयारी को कर सकते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 14 से लेके 44 तक ज़्यादा सेक्शंस लगते हैं, तो हमको याद करने में लगता है कि इतने सारे सेक्शंस हम कैसे याद करेंगे। लेकिन जब किसी भी चीज़ को अगर टुकड़ों में याद करना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसा कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तब करते हैं कि भाई ब्लेंडिंग करके पढ़ो, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो, तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे करना है, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाई करनी है। क्या करना है, देखिए न्यायिकता यानी जो न्याय से रिलेटेड है 14 से लेके 19 तक, ये एक पार्ट कवर हो गया। इसके बाद असक्षम व्यक्ति हो गए, वो 20 से 24 तक 4 सेक्शन हो गए। इसके बाद संपत्ति से संबंधित 25 से 33 हो गए, 25 से 33, और प्राइवेट प्रतिरक्षा वाले हो गए 34 से लेके 44 तक। याद करते हुए चलिए, 14 से लेके जो 19 सेक्शन है वो न्यायिकता की बात करता है, 20 से 24 असक्षम व्यक्तियों की बात करता है, 25 से 33 तक बात करता है संपत्ति के संबंध में, और प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कौन सा सेक्शन कर रहा है, 34 से लेके 44 तक। ठीक है, इस तरीके से अगर टुकड़ों में करेंगे तो हमको साधारण अपवादों को याद करने में आसानी रहेगी और हम समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, क्या मैम आप ये एक्ट से पढ़ा रहे हो? नहीं जी, ये एक्ट से नहीं पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो कि आपको डी लॉ लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर वो कीवर्ड्स निकाले गए हैं बड़े बड़े सेक्शंस के, कि जिससे कि समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब देखिए आप साधारण अपवादों की जब बात कर रहे हैं तो 14 से 44 तक कुल 31 धाराएं हैं। यहाँ पर क्षम्य प्रतिरक्षाएं 14 से 33 तक हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षाएं 34 से लेके 44 तक है। क्षम्य प्रतिरक्षाएं क्या होती है कि भाई जिनको माफ किया जा सकता है, आपने उस प्रतिरक्षा में काम किया, उस डिफेंस में काम किया, तो क्या किया जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा। कौन से सेक्शंस हैं वो भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा कौन सी ऐसे डिफेंस होता है जब आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, बॉडी के संबंध में हो सकता है, प्रॉपर्टी के संबंध में हो सकता है। अब देखिए ये अध्याय आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद से संबंधित है। क्या मतलब निकला इस बात का, आपराधिक दायित्व के सामान्य अपवाद से संबंधित है, मतलब कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उत्पन्न होती है तो वहां पर किस तरीके से अपवादों का सहारा ले सकता है, ये वाला चैप्टर बताता है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 3 मतलब साधारण अपवाद, 14 से लेके 44 तक याद करते हुए चलिए। इसके बाद आप देखिए सामान्य अपवादों से तात्पर्य, आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है कि आखिर ये सामान्य अपवाद होते क्या हैं। तो सामान्य अपवादों से तात्पर्य है कुछ मामलों में यदि किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक कार्य कर भी दिया हो, मान लीजिए व्यक्ति ने किसी की हत्या कर भी दी है, तो क्या होगा, क्या उसे उसका बचाव मिल सकता है, तो वो कौन से आधार हो सकते हैं, वो साधारण अपवादों के अंतर्गत कवर होते हैं। अब देखिए, तो वह अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, हत्या कर दी तो हत्या के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, कब, जब उसका मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आता होगा तो। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत अगर उसका केस आता है तो उसे माफ भी किया जा सकता है, अन्यथा तो आपराधिक कार्य करने पर व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जाता है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को मार देता है, जो भी व्यक्ति मरेगा उसको गोले में डाल दिया जाएगा, तो इस व्यक्ति को मारता है तो जनरली तो क्या होगा, इसको पनिशमेंट मिलेगा, हत्या के लिए जो पनिशमेंट मिलता है वो इसको मिलेगा। लेकिन अगर वो साबित कर देता है कि उसका जो मामला है
वो साधारण अपवादों में आता है। मान लीजिए वो कहता है मैंने प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने में इसकी मृत्यु कारित की थी, तो फिर क्या होगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये होते हैं हमारे साधारण अपवाद। आई बात समझ में? अब सेक्शन नंबर यहाँ पर 14 को देखना शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 14 क्या बता रहा है हमको? तो सेक्शन नंबर 14 किसके संबंध में है? न्यायिकता के संबंध में, यानी कि न्याय के संबंध में बात करता है। तो सेक्शन नंबर क्या बोल रहा है आपको? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, आप लोगों के पास एक्ट होगा, आप लोग अपना एक्ट निकाल लीजिए और बीएनएस के सेक्शन नंबर 14 पे आ जाइए। सबसे पहले एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे, फिर यहाँ की शॉर्ट टेक देखेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका एक्ट के साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। तो कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझेगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करना है। एग्जाम्पल किसका? कि विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? लोक सेवक, यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है, वो विधि द्वारा आबद्ध हो सकता है। या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको कि विधि ने कहा हो कि भाई तुम ये काम करने के लिए सक्षम हो, तुम ये काम करो। ठीक है, तो एक बार लैंग्वेज देख लीजिए। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था और कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले वाला होमवर्क को देखिए। सबसे पहले वाला होमवर्क है आपको जो कल इंडेक्स पढ़ी थी वो याद करनी है और जो आज इंडेक्स पढ़ रहे हैं वो याद करेंगे, यानी कि इनके सेक्शंस को याद करना है। सेकेंड नंबर पे कौन सा काम था? इलस्ट्रेशंस पढ़ने का काम था। जी हाँ, बिना इलस्ट्रेशंस के एपीओ के एग्जाम में पहुंच जाएंगे तो नंबर हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं करना है, इलस्ट्रेशंस को साथ में लेके जाना है। जब हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं तो आपको दो ही काम करने हैं, इंडेक्स को याद करना है, इलस्ट्रेशन को याद करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, और कोई तथ्य के भूल के कारण किया जाता है, ना कि विधि के भूल के कारण। क्योंकि क्या होता है, तथ्य की भूल क्षम्य होती है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई कोई व्यक्ति है जो विधि की भूल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। क्योंकि सब व्यक्तियों को, क्योंकि हर व्यक्ति जान रहा है, उदाहरण मानिए आप सभी को पता है कि हत्या करना अपराध है, तो आप ये तो हत्या करके ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि विधि के द्वारा मुझे दंडित किया जाएगा। तो ऐसे कहा गया है कि भाई तथ्य की भूल को क्षम्य किया जा सकता है, विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल नोट करना चाहिए वो करना चाहिए लोक सेवक। ठीक है, इलस्ट्रेशन तो आप लोग देख के आएंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है? मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है, जो विधि की भूल होती है वो माफ नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर कौन सा सेक्शन कनेक्ट होएगा आईपीसी का? तो 76 सबसे पहले वाला जो सेक्शन है साधारण अपवादों का आईपीसी का, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आईपीसी का जो सेक्शन नंबर 76 है और जो बीएनएस का 14 सेक्शन है वो यही बात करते हैं कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में लाइन देख लेते हैं अपन क्या बोल रहा है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, 14 की बात समझ में आ गई, इलस्ट्रेशन आप लोग देखेंगे ही और 14 को मैंने कंप्लीट समझा दिया है। सेकंड नंबर पर आ जाइए, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, सेक्शन नंबर 15 जो आईपीसी का है 77, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। तो क्या कहा गया है? कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा, यानी कि जज के द्वारा किसी शक्ति के, यानी कि अपनी पावर का यूज करते हुए की जाती है, जिसके बारे में उसको सद्भाव पूर्वक विश्वास है। सद्भाव पूर्वक विश्वास को हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में किया था। अगर आप लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो क्या कर सकते हैं, इस क्लास को स्टॉप करके पहले पहली क्लास को देख सकते हैं, फिर वापस आके सेकंड क्लास को देख सकते हैं। उसके पास है कि भाई सद्भावना पूर्वक उसको विश्वास है कि
उसे क्या किया गया है, विधि के द्वारा किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति जज है और जज जजमेंट दे रहा है, तो क्या है, उसको विधि ने आबद्ध किया है इस काम के लिए कि भाई तुम इस तरीके का जजमेंट पास कर सकते हो, ठीक है, तुम फांसी की सजा दे सकते हो। तो क्या कर रहा है, न्यायिक कार्य करते हुए, ठीक है, न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं है। कहाँ कहा गया है, सेक्शन नंबर 15 बीएनएस और सेक्शन नंबर 77 यानी 77 आईपीसी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जज का काम, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कीवर्ड दे दिया है, जज। यहाँ पर कौन था, पब्लिक सर्वेंट, जिसको कि विधि के द्वारा आबद्ध किया गया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 16 जो कि है आईपीसी का सेक्शन नंबर 78 क्या बोल रहा है, 78 क्या बोल रहा है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया काम। एक बार एक्ट को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है एक्ट हमको, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यानी कि न्यायालय या न्यायाधीश के द्वारा दिया गया हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते किया जाए तो अपवाद नहीं है, ठीक है। चाहे उस न्यायालय का ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो, परंतु जब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। ये हो गई हमारी एक्ट की लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला। हमने जो कंक्लूजन निकाला है वो है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, ठीक है, चाहे से उस कोर्ट को वो जजमेंट देने की पावर हो या नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है कि भाई तुम ये काम करो, इस निर्णय के अनुसरण में ये कार्य करो, इस जजमेंट को फॉलो करने में ये काम करो, तो अगर उस व्यक्ति को विश्वास है कि भाई जज साहब ने मुझे ऑर्डर दिया है तो वो उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, उसको पूरा करने के लिए वो काम करेगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जल्लाद का कार्य। जल्लाद कौन होता है, जो फांसी देता है। भाई जज साहब ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी है और जो जल्लाद है जो उसको फांसी पर लटकाता है, तो क्या उस जल्लाद को हम दंडित कर देंगे, उस जल्लाद को हम पनिशमेंट दे देंगे? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या किया है, जो जल्लाद का कार्य है वो न्यायालय के निर्णय या अनुसरण में किया गया कार्य है, यानी कि उसने उस जजमेंट को फॉलो करते हुए वो काम किया है, तो उसको पनिश नहीं कर सकते कि भाई जल्लाद ने उस व्यक्ति को फांसी लगा दी। आई बात समझ में? तो जो सेक्शन नंबर 16 है उसके आगे लिख लीजिए जल्लाद का कार्य, यानी कि जो व्यक्ति फांसी देता है उसका काम, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 कहता है 79 हूं मैं आईपीसी का, यानी कि जो सेक्शन 79 आईपीसी में आता है वही सेक्शन 17 आता है हमारे बीएनएस के अंतर। क्या बोल रहा है, विधि द्वारा न्यायानुमूत या तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमूत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो क्या किया गया है, ये जो काम है ये प्राइवेट पर्सन के खिलाफ अपराध है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो विधि के द्वारा न्यायानुमूत हो और तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, अपने आप को विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। क्या बोल रहा है भाई, विधि ने उसको अपॉइंट किया है उस काम करने के लिए। लोक सेवक तो क्या था, विधि के द्वारा आबद्ध था, उसने यहाँ पर उसको अपॉइंट किया जा रहा है उस काम के लिए बेसिकली। जैसे कि रिसीवर को कहा जाए कि भाई तुम किसी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो जाकर, ठीक है, कुर्क कर लो किसी की संपत्ति को या जब्ती कर लो जाके। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कहा जाता है कि भाई आप जाके वहाँ पे जाके माल को सीज कर लो। तो अगर इस तरीके का कार्य है वो उनको न्यायानुमूत किया गया है उस चीज के लिए। क्या कहा गया है, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड बाय और मिस्टेक फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड, यानी कि जैसे तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण, वो ऐसा विश्वास करता है कि भाई मैं ऐसा काम करने के लिए आबद्ध हूँ। इलस्ट्रेशन आप देखेंगे, ठीक है, एक बार आप इलस्ट्रेशन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ होता है और विधि के द्वारा जस्टिफाइड, तो यहाँ पर आप कीवर्ड क्या निकाल सकते हैं, जस्टिफाइड। अब देखिए विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, आईपीसी का कौन सा सेक्शन था, देखिए आप ये वाला सेक्शन हर कोई व्यक्ति बता सकता है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, तो आईपीसी का सेक्शन नंबर आता है 80। 80 क्या बोलता है कि दुर्घटना में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी के आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो क्या होता है, दंडित नहीं किया जा सकता, पनिश नहीं किया जा सकता, उसका मामला साधारण अपराधों में आ सकता है, उसको क्षम्य प्रतिरक्षा मिल सकती है। एक बार देखते हैं हम एक्ट की लैंग्वेज। क्या बोल रहा है, कोई बात अपराध नहीं है
जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप बताइए। क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी का फल है, वो निकल कर गिर गया। कुल्हाड़ी का फल क्या होता है, ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का फल जो होता है यहाँ पर साइड में होता है, वो फल जो होता है वो निकलकर नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और नीचे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। अगर जो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है, अगर उसको पता है कि भाई मैं ये जो कुल्हाड़ी है वो लूज है, नीचे गिरेगी तो बच्चों पे गिर जाएगी, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उनको लग सकती है, तो उसने क्या किया है, अपराध कारित किया है। पर उसको पता नहीं है, वो नई कुल्हाड़ी लेके आया है और क्या होता है, अचानक से वो कुल्हाड़ी टूट जाती है और वो वहाँ पे उस टाइम कोई व्यक्ति जा भी नहीं रहता और अचानक से कोई व्यक्ति आता है, वो निकल कर चल जाता है और कुल्हाड़ी का जो फल होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, दुर्घटना या दुर्भाग्य कहेंगे। सेक्शन 80 जो है वो हमारे आईपीसी का है और सेक्शन जो 18 है वो किसका है, बीएनएस का है। अब देखिए सेक्शन 19 जो है वो है बीएनएस का और सेक्शन जो 81 है वो कह रहा है आईपीसी का। क्या बोल रहा है, कार्य जिससे हानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया है। यानी कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि 81 हमारे आईपीसी का है और जो 19 सेक्शन है वो किसका है, हमारे बीएनएस का। देखिए एक जहाज है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी बोट चल रही है, ठीक है। ये जहाज टर्न लेता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक पहाड़ है, ये पहाड़ से भिड़ सकता है और भिड़ के क्या हो सकता है, इसमें जो 100 यात्री हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या मारे जा सकते हैं। लेकिन क्या करता है, ये जैसे ही बोट को इधर टर्न करता है तो ये जो 4 लोग हैं ये क्या हो सकते हैं, समुद्र में डूब सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन 100 लोगों को बचाने के लिए इन 4 लोगों की मतलब मृत्यु कारित कर दी। तो ये बोल रहा है ये अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 लोगों को बचाने के लिए 4 लोगों को, क्योंकि उनका इंटेंशन इनको मारने का नहीं था। इनका इंटेंशन क्या था कि भाई वो जो जहाज है वो पहाड़ से टकरा जाएगा तो उससे जो व्यक्ति हैं 100 व्यक्ति वो मारे जाएंगे। उनको बचाने के लिए जैसे ही इधर टर्न करते हैं तो ये जो चारों यात्री हैं जो छोटी सी बोट में चल रहे हैं वो डूब जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया है, इनको क्षम्य प्रतिरक्षा का लाभ मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर आ जाइए सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर जो 20 है वो कनेक्ट होता है हमारा 82 के आईपीसी। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। डोली इंकैपेक्स करके जो आता है मैगजीन वो इसी से संबंधित होता है। डॉली को आप डॉल से कनेक्ट कर सकते हैं और 7 वर्ष से कम, यानी कि क्या होता है, जो बालक या बालिका 7 वर्ष से नीचे की आयु के होते हैं, अगर वो कोई अपराध कार्य कर भी देते हैं तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। ठीक है, 7 वर्ष से कम। अब जो 21 आता है हमारा, 21 जो आता है वो 83 से कनेक्ट होता है आईपीसी के। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष से ऊपर है, पर 7 वर्ष से तो ऊपर है पर 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शिशु के द्वारा किया गया कार्य। अपरिपक्व शिशु क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आता। भाई क्या समझ में नहीं आता, उसको ये समझ में नहीं आता कि जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है वो सही है या गलत। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसके द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। यानी कि 7 वर्ष से ऊपर का है और 12 वर्ष से कम का है, अगर उसकी सोच परिपक्व नहीं है। जैसा कि आजकल आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चे इनको देख के अपराध कारित करना सीखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नहीं कही गई ये बात। जैसे कि मान लीजिए किसी ने चोरी करना सीखा, उसने बोल दिया मैंने फलानी मूवी में ही देखा था कि भाई वो इस तरीके से चोरी कर रहा था और मैंने भी उसी तरीके से उस चोरी को अंजाम दिया। तो ये बोल रहा है कि भाई ये वो चीज़ नहीं है, उसकी समझ अपरिपक्व होनी चाहिए, परिपक्व नहीं अपरिपक्व समझ होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, साधारण अपवादों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए विकृचित व्यक्ति का कार्य। कोई भी बात अपराध नहीं होती जो किसी विकृचित यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा की जाती है। क्या होता है भाई इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि कोई व्यक्ति है जो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, यानी कि जो भी काम वो कर रहा है वो नहीं जानता ये सही है या गलत है। अगर उस व्यक्ति ने वो कार्य किया है तो वो अपराध नहीं किया जाता।
देखिए आप कई बार देखते होंगे जो ये वाला साधारण अपवाद का लाभ होता है ना, वो अधिकतर लोग उठाते हैं। उसमें क्या कहा जाता है कि भाई हमको उस समय हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम डिप्रेशन के शिकार थे, हमको क्या पता नहीं था कि जो प्रकृति है वो किस तरीके की है, उस व्यक्ति ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, उस समय मेरी जो मेंटल सिचुएशन थी वो आउट ऑफ हो गई थी, तो फिर मतलब आउट ऑफ स्टेज हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस वाले का लाभ अधिकतर लोग उठाते हैं। ठीक है, आई बात। सेक्शन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। तो क्या है इसके अंतर्गत कि एक व्यक्ति है ए नाम का, उसको बी नामक व्यक्ति ने जबरदस्ती उसकी कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवाई पिलाकर क्या किया, उसको मत कर दिया। तो उसने अगर ऐसा कोई काम किया है और वो साबित कर देता है कि भाई मैंने ड्रिंक नहीं की थी, मुझे क्या हुआ है, व्यक्ति ने चलाकर ऐसी ड्रिंक करवाई थी, तो वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं होगा। मतलब उसको क्या कहा जाएगा कि भाई उसने साधारण अपवादों का लाभ मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है देखो, सेक्शन नंबर 24, यहाँ पे कौन सा सेक्शन चल रहा था, सेक्शन नंबर 24। किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किया गया कार्य, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान अपेक्षित है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मत है, मत का मतलब कि भाई वो ड्रिंक करा हुआ है, नशीली आदत में है, उसने कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी है, वो मत है, लेकिन जिस काम को किया जा रहा है उसके लिए विशेष आशय या ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होता है, अपराध नहीं होता है। ठीक है, आपको जो यहाँ पर कीवर्ड निकालना चाहिए वो निकालना चाहिए विशेष आशय या ज्ञान। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु घोर उपपत्ति कारित करने का आशय ना हो, ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। यानी क्या बोल रहा है कि कंसर्न से उस व्यक्ति ने काम किया है और उसका इंटेंशन क्या है, मृत्यु यानी डेथ कारित करने का नहीं है, घोर उपपत्ति यानी कि ग्रीवियस हर्ट कारित करने का नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं WWE होता है, आपने कई बार देखा होगा, रेसलिंग वगैरह के कंपटीशन वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, एक कंसेंट लेटर साइन करवाया जाता है। उसमें कहा जाता है कि भाई अगर आपको कोई उपपत्ति कारित होती है तो आप कंसेंट लेटर साइन कर दीजिए, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उन्होंने सम्मति से दी है, कंसर्न दी है वहां पर इस काम की, तो उनको क्या होगा, फिर वहां पर साधारण अपवादों का लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, वो बी नामक व्यक्ति से WWE में या फिर रेसलिंग में क्या करता है, फाइटिंग वगैरह करता है, और फिर क्या होता है कि भाई वो व्यक्ति जो होता है ना, एक ऐसा पंच मारता है उसके सर पर कि जिससे कि क्या होता है, वो व्यक्ति गिर के बेहोश हो जाता है और मर जाता है। तो क्या उसको दंडित किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको साधारण अपवादों का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने कंसेंट लेटर साइन करा था कि भाई अगर ऐसी तरीके की कोई उपपत्ति होती है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, फिर सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। आ जाइए सेक्शन नंबर 26 पर। सेक्शन नंबर 26 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर की बात कर रहा है। इसमें जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत क्लिष्ट दिखेगी, लेकिन हमको क्या करना है, इजी लैंग्वेज में देखना है। 23 का क्या मतलब है, सेक्शन नंबर 2385 है हमारा आईपीसी का, 2486 है, 2587 है, और अब हम 88 आईपीसी की बात कर रहे हैं जो प्रोटेक्शन करता है डॉक्टर को। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। यानी डॉक्टर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, कंसर्ट लेटर साइन करवाता है कि भाई देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इनको बचाने की, लेकिन फिर भी इनको अगर कुछ हो जाता है तो हम इसके लिए दायित्वधीन नहीं होंगे। तो वो कंसर्ट लेटर यही होता है, सम्मति से किया गया कार्य, लेकिन उसमें क्या होता है, मृत्यु कारित करने का आशय। उस डॉक्टर की इच्छा नहीं है कि वो उसकी मृत्यु कारित करने, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, उसको बचाने की है। ठीक है, तो डॉक्टर को प्रोटेक्शन कहाँ पर मिल रहा है, 26 में। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए 27 कह रहा है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। 89 है हमारा आईपीसी का। क्या बोल रहा है, संरक्षक कौन होता है भाई, किसी भी व्यक्ति का, यानी अगर बालक है तो माता पिता हो सकते हैं, नैसर्गिक संरक्षक हो सकते हैं, विधिक के द्वारा संरक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं, इस तरीके से संरक्षक होते हैं। और जो अपने विकृचित व्यक्ति के लिए भी संरक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो संरक्षक किस किस के होते हैं, बालक के हो सकते हैं, विकृचित व्यक्ति के हो सकते हैं। वो उसकी तरफ से कंसर्न देते हैं, लेकिन उनकी कंसर्न क्या नहीं होनी चाहिए, मृत्यु कारित करने की नहीं होनी चाहिए, घोर उपपत्ति कारित करने की नहीं होनी चाहिए, और भयानक बीमारी। ठीक है, इनसे बचाने, मतलब भयानक बीमारी में उसको कोई ऐसे इंजेक्शन नहीं दिलवा दे कि जिससे उसको भयानक बीमारी हो जाए।
तो इनसे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अगर दी जाती है और उसमें अगर डेथ कारित हो जाती है या कोई घोर उपपत्ति कारित कर जाती है तो संरक्षक को दायित्वाधीन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संरक्षक को संरक्षण मिल रहा है 89 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो 28 क्या बोल रहा है। 28 बोल रहा है कि 90 है, सेक्शन नंबर 90। सेक्शन नंबर 28 जो बोल रहा है वो कह रहा है आईपीसी का है सेक्शन नंबर 90। सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वो भय या भ्रम के अधीन दी गई है, यानी कि जो कंसर्न दी गई है वो किसके संबंध में दी गई है, भय यानी कि डर से दी गई है। आप इसको जो याद करेंगे वो सीधे याद करेंगे कि भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति। ठीक है, और इसका जो सेक्शन आता है वो आता है 28। 28 किसका है, बीएनएस का, और 90 आता है हमारा आईपीसी का। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए कई बार डायरेक्ट मिल जाता है भय या भ्रम के अधीन की गई जो होती है सम्मति, उसको साधारण अपवादों का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने डर के कारण किसी चीज के संबंध में सम्मति दी है तो उसको साधारण अपवादों का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 29 कह रहा है 91 है हमारा, किसका कह रहे हैं, आईपीसी का। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्य तपानी के बिना भी स्वतः ही अपराध है। तो ये जो धाराएं हैं अपनी 25, 26, 27, इसके अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं होगा जो अपहानि के बिना भी स्वतः ही अपराध है। मतलब जो डायरेक्टली अपराध हैं उनके अलावा पे ये अप्लाई होगा। जैसे कौन से हो सकते हैं ऐसे अपराध, तो मानहानि, क्या किसी की मानहानि करना, मानहानि करने के संबंध में आपको साधारण अपवादों का लाभ मिल सकता है, नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हमने इच्छा के विरुद्ध मानहानि की थी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मानहानि करना जो होता है वो स्वतः ही अपराध माना जाता है। तो आपको इसको यहाँ पर लाभ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको साधारण अपवादों का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप मानहानि लिख सकते हो यहाँ पर। सेक्शन 30 क्या बोल रहा है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, 92 ऑफ आईपीसी। सम्मति के बिना यानी कि किसी की कंसेंट के बिना फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कैसे हो सकता है, देखिए मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, रास्ते से गुजर रहा है, ये देखता है बी यहाँ पर पड़ा हुआ है, बेहोश हालत में पड़ा हुआ है, ये क्या करता है, उसको अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में जाके वो एक कंसेंट लेटर साइन करो। अब वो कंसेंट लेटर साइन करता है लेकिन क्या होता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तो क्या उसको अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा कि भाई उसने उसकी मृत्यु कारित करी या कुछ भी, पुलिस अपनी प्रोसीडिंग करेगी, वो अपनी अलग बात है, लेकिन क्या उसको सजा दी जाएगी, वो यहाँ पर साधारण अपवादों का लाभ उठा सकता है कि भाई अगर ऐसे आदमी को बचा के हॉस्पिटल लेके गया हूँ और अगर ये मेरे को अपराध के लिए दंडित करेंगे तो मैं ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं बचा जाऊँगा। रोड पे कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, मैंने तो बल्कि मानवता के जरिए इनकी मदद करी है। ठीक है, तो क्या होगा, अपवादों का लाभ यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो स्ट्रेंजर को जो संरक्षण मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं 30। फिर सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना के बारे में क्या बोल रहा है कि भाई एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या हुआ, मरीज को बताया, मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि भाई ये सारे टेस्ट करवा लो तुम। अब उसने सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट कराए तो उसको क्या हुआ, पता चला कि मेरे तो कैंसर है। ठीक है, किसको पता चला, डॉक्टर को पता चला कि सामने वाले मरीज के कैंसर है। तो वो क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आप अपनी बीमारी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा लीजिए, क्योंकि क्या है कि आप जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाएंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो वो क्या होता है, कैंसर से तो नहीं मरता, लेकिन वो वहीं पे सोचने लग जाता है मेरे परिवार का क्या होगा, मैं इतना खर्चा कैसे उठाऊंगा, ये सब चीज़ें सोचता है, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो मर जाता किससे है, हार्ट अटैक से। तो उसको कौन सी सूचना दी गई थी, सद्भावनापूर्वक संसूचना दी गई थी कि भाई तुम इलाज करवाओ, लेकिन वो इलाज नहीं करवाता बल्कि क्या होता है, अटैक से मर जाता है। तो यहाँ पे माना गया उस व्यक्ति को संरक्षण मिलेगा क्योंकि उसने क्या सूचना दी थी, सद्भावनापूर्वक संसूचना दी थी। ठीक है, अब क्या रहा है, वह कार्य जिसको करने के लिए व्यक्ति धमकियों के द्वारा विवश किया जा रहा है। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को कह रहा है कि भाई तू सी नामक व्यक्ति को मार दे, नहीं तो जो तेरा बच्चा है ना उसको मैंने किडनैप कर रखा है, उसको उठा के मैं नदी में फेंक दूंगा। तो वो धमकी से विवश का होता है और फिर वो क्या करता है, सी को मार देता है। तो वो क्या कर सकता है, साधारण अपवादों का वहां पर लाभ उठा सकता है। आई बात समझ में। सेक्शन 33 क्या बोल रहा है, सेक्शन 33 बोलता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। तुच्छ क्या होता है, तुच्छ होता है छोटा सा, मतलब अगर छोटी सी लड़ाई हुई है, छोटी सी बात हुई है तो उसके लिए आप सीधे कोर्ट नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आप सीधे पुलिस थाने नहीं पहुंच सकते हैं। तो वहां पर आपको साधारण अपवादों का लाभ मिल जाएगा कि भाई इतनी सी बात पर क्या ही आप किसी व्यक्ति को केस करेंगे। क्या किसी व्यक्ति को, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनमें दोनों में लड़ाई होती है, ए बी के थप्पड़ जड़ देता है, थप्पड़ जड़ देता है तो क्या उसके लिए उसको फांसी की सजा दे देंगे, जी नहीं, उसके लिए एक तो छपाने वाला कार्य है, उसके लिए उसको माफ कर दिया जाएगा। भाई माफी मांग ले, थप्पड़ वप्पड़ जड़ा है तूने, माफी मांग ले, तेरे को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। ये देखेंगे हम 34 से लेके 44 तक, यानी कि ये हमारे पीडी के राइट्स आएंगे। ये पीडी यानी कि प्राइवेट डिफेंस के राइट। प्राइवेट डिफेंस के राइट कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 34 से लेके 44 तक। तो यहाँ तक हमने 33 तक क्या देखी थी, क्षम्य प्रतिरक्षाएं। क्षम्य प्रतिरक्षाएं क्या होती हैं भाई, किन मामलों में माफ किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट जब प्रतिरक्षा की बात करते हैं हम, तो 35 बोल रहा है हमको शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कौन कौन से केसेस में अवेलेबल होता है। तो देखिए जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है वो क्या होता है, देखिए एक तो होती है हमारा पीडी का राइट। प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है किसके संदर्भ में हो सकता है, प्रॉपर्टी के संबंध में हो सकता है और बॉडी के संबंध में हो सकता है। बॉडी किसकी हो सकती है, सेल्फ भी हो सकती है और किसी अन्य की हो सकती है। और जो प्रॉपर्टी के संबंध में क्या होगा, अगर चोरी की गई है, लूट की गई है, आपराधिक अत्याचार किया गया है और क्या किया गया है, रिश्ती की गई है, तो इस मामले में क्या कर सकते हैं आप, प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं जिनके संदर्भ में आप पीडी का राइट यूज कर सकते हो, यानी ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके संदर्भ में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हो गया चोरी, लूट, आपराधिक अत्याचार और रिश्ती। 4 तरीके के अपराध हैं। और जो प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है वो बॉडी के खिलाफ किस किस के लिए मिलता है, खुद की बॉडी के लिए हो सकता है, सामने वाली बॉडी के लिए हो सकता है। ठीक है, अब आता है 36 क्या बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो। यानी कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए है विकृचित और बी है हमारा नॉर्मल पर्सन। ए क्या करता है, बी के तरफ चाकू वार करता है, ऐसे चाकू वार करता है, लेकिन क्या करता है, बी बचने के लिए क्या करता है, उल्टा यूं वार कर देता है और वो जाके विकृचित व्यक्ति के लग जाता है। तो बोला जा रहा है कि भाई बी को साधारण अपवादों का लाभ मिलेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के खिलाफ मिलता, वैसे ही विकृचित व्यक्ति के खिलाफ उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। कौन सा सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर है 36। सेक्शन 36 जो है वो 98 है हमारे आईपीसी का, 98 ऑफ आईपीसी। फिर बोल रहा है सेक्शन नंबर 37 जो 99 है हमारे आईपीसी का, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। यानी कि यहाँ पर वो सिचुएशंस दे रखी हैं जब व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल नहीं होता। कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं ये, सबसे पहले पॉइंट देखिए लोक सेवक का कार्य। अगर लोक सेवक कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि वो एनकाउंटर वाली चीज़ होती है ना कि डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया, तो आप बार बार ये बचाव नहीं ले सकते कि हमने एनकाउंटर किया था। कोई चोर जा रहा है, छोटा सा चोर, उसको अगर आप बोल देंगे हमने चोर का एनकाउंटर कर दिया, भाई आप कुख्यात अपराधी है तो आप कर सकते हैं एनकाउंटर के, भाई 50-60 के मर्डर कर दिए इसने और बचने के लिए भाग रहा था तो हमने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन आप लोक सेवक का कार्य करके आप साधारण अपवादों का लाभ नहीं ले सकते कि आप छोटा सा चोर जा रहा है चेन स्केचिंग वगैरह वाला और उसको उठा के एनकाउंटर कर रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लोक सेवक के निर्देश पे अगर कोई कार्य करता है तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है जब लोक सेवक की सहायता प्राप्त कर सकता है, आपके सामने पुलिस की वैन खड़ी है और आप क्या कर रहे हैं, अपने साधारण अपवादों का लाभ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको लोक सहायता मिल रही है, लोक सेवक की सहायता मिल रही है, तो पहले आपको लोक सेवक की सहायता लेनी होगी। यानी कि जब आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करने से पहले पुलिस की सहायता आप लेंगे। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है ये वाला। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही अपानी तक होता है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। क्या बोल रहा है, और ये लाइन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। ये ऐसे बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस का उतना ही राइट यूज कर सकते हैं जितना कि आवश्यक हो। मान लीजिए ए और बी में लड़ाई होती है और धक्का मार के काम चल सकता है, धक्का मार के या छोटी सी हानि करके, भाई सिर पे चोट लग गई उससे काम चल सकता है। तो आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे भाई मेरा तो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, मैं तो इसकी हत्या ही करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट बोलेगा कि भाई जब आप छोटे से धक्के से आपका काम चल रहा था, आप धक्का मार के वहां से बच के निकल सकते थे, तो आपने उसकी हत्या क्यों करी, ये वाली बात बोलेगा ये। ठीक है, कि उतना ही राइट यूज कर सकते हो जितना कि आप ले सकते हो। ठीक है, फिर बोल रहा है 38 क्या बोल रहा है, 100 सेक्शन है आईपीसी का। क्या बोल रहा है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का कब होता है। मतलब आप अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज करते करते कब मृत्यु कारित कर सकते हो,
तो बोल रहा है कि सेक्शन 37 में जो सिचुएशंस दे रखी है लोक सेवक वाली, उनको हटा दो। मतलब अगर उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हो तब तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, पीडी का राइट यानी प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको मिल जाएगा मृत्यु कायद करने का, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको मृत्यु कायद कर रहा हो सबसे पहले, यानी ऐसा हमला कर रहा है जिससे कि मृत्यु हो जाए। फिर बोल रहा है ऐसा हमला कर रहा है जिससे कि घोर उपति हो जाए, यानी ग्रीवियस हर्ट आपको कारित हो जाए। ऐसा हमला कर रहा है जिससे कि क्या हो जाए, वो बलात्संग कर सके, यानी कि रेप कमिट कर सके। क्या कर रहा है, प्रकृति के विरुद्ध कोई काम वाम कर रहा है। इसके अलावा क्या कर रहा है, अपहरण करने के आशय से हमला कर रहा है। सैदोष परिरोध, क्या होता है सैदोष परिरोध? देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध। दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार। सैदोष परिरोध क्या होता है, परिरोध, आपने पर्यावरण सुना होगा ना, चारों तरफ का आवरण, तो परिरोध भी वहीं से उठ के आया है। ए नाम का व्यक्ति है, ना उसको इधर जाने दिया जा रहा है ना इधर जाने दिया जा रहा है, लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, और चारों तरफ से क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। और क्या कहा जा रहा है, अवरोध का क्या मतलब होता है कि भाई कहीं पे भी जा, बस इस दिशा की तरफ मत जा, तो इसको अवरोध बोलते हैं। ठीक है, तू कहीं पे भी जा सकता है, बस इस वाली साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड मत जा तू, तो उसको अवरोध कहते हैं कि भाई उसको उस साइड जाने से रोक दिया गया। तो ये बोल रहा है कि सैदोष परिरोध करने के आशय से हमला किया, और हमला करने में क्या करा, आप लोक प्राधिकारी की सहायता भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अम्ल फेंकने, आपने लक्ष्मी मूवी देखी होगी जो कि एसिड अटैक से रिलेटेड है, तो ऐसे बोल रहा है कि भाई ऐसा हमला किया गया है जिससे कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सामने वाला एसिड फेंक सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं सामने वाले की। ठीक है, 40 पे आ जाइए, 40 से पहले 39 पर आ जाइए। 39 क्या बोल रहा है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने की, यानी कि आप मृत्यु कायद नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी हानिकारी कर सकते हो। ठीक है, मृत्यु से भिन्न कोई हानिकारित करने का। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न, मतलब मृत्यु कारित नहीं करोगे, कोई और हानिकारित करोगे, तो जब मामला 38 के सिचुएशन में नहीं आता और 37 में नहीं आता। 38 37 अभी हम दोनों पढ़ के आए, 37 को लोक सेवक से याद कर लो, और 38 को ऐसे राइट जहां पर आप जो मृत्यु कायद कर सकते हो, वो डेथ कायद कर सकते हो, वो आ गए। तो जब आप वो दोनों सिचुएशन में नहीं हो तो आप कोई भी अन्य हानि कारित कर सकते हो, ये बोल रहा है। सेक्शन नंबर 40 बोल रहा है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। कब से शुरू होगा, कब से बन, जैसे ही संकट शुरू हो गया, आपको लगा सामने वाला व्यक्ति बस आपको आके मारने ही वाला है, तब से शुरू होता है, और जब तक आपको लगता है कि भाई अभी मार ही देगा मुझे, ठीक है, या जब तक जैसे कि कोई व्यक्ति चाकू मारने आने वाला है, तो जब तक उसके हाथ से चाकू नीचे नहीं गिर जाता या कोई उसको बचा के नहीं लेके जाता, तब तक क्या कर सकते हैं, आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो बना रहेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 40। ठीक है, और इसका कौन सा हो गया, 102, इसका मतलब आईपीसी का। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि चाहे से अपराध हो या नहीं हो, आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट बना रहेगा जब तक कि आपके ऊपर संकट मंडरा रहा है। यानी कि आप देखते हैं ना, संकट के बादल मंडरा रहे होते हैं, चक्कू जब तक उसके हाथ में है, चक्कू नीचे नहीं गिरेगा। ये मैं एग्जाम्पल आपको इसीलिए बता रही हूँ, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो मैम का जो डायलॉग है वो आपके कानों में गूंजेगा कि मैम ने कहा था चक्कू जब तक नीचे नहीं गिरेगा तब तक हमारे पास क्या होगा, राइट अवेलेबल रहेगा। आई बात समझ में? तो अब सेक्शन 41 की तरफ आओ कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक होता है, यानी कि प्रॉपर्टी के राइट में आप कब मृत्यु कारित कर सकते हो। सेक्शन नंबर आता है हमारा 41। क्या बोल रहा है कि कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का होता है। पीडी का राइट यूज करते हुए आप कब डेथ यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी के संबंध में। तो ऐसे कह रहा है 37 की परिस्थितियां, यानी जो 37 में सिचुएशन दे रखे थे, लोक सेवक की सहायता मांगना, ठीक है, जितनी हानिकारित करनी थी उससे कम हानिकारित करना, वो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक होता है यदि लूट की गई है, रात्रों गृह वेदन, अग्नि विस्फोटक रिष्टि की गई है, चोरी की गई है और गृह अत्याचार किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में की गई प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग न किया गया हो तो परिणाम मृत्यु या घोरपति होगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये चोरी ऐसी हुई, लूट ऐसी हुई, आपराधिक अत्याचार ऐसा हुआ कि अगर वो अपनी प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं करता तो वो उसकी मृत्यु कारित कर देंगे, लूट करने के दौरान उसकी मृत्यु कारित कर देंगे, आपराधिक अत्याचार करने के संबंध में उसकी मृत्यु कारित कर देंगे। तो वो क्या कर सकता है, अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर सकता
है। कौन कौन से मामले हैं आपको याद रखने हैं? लूट हो गई, चोरी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, आपराधिक अत्याचार हो गया। ठीक है, सेक्शन 42 देखिए, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन हानि कारित करने तक कब होता है? तो क्या बोल रहा है? सेक्शन 41 की सिचुएशन ना हो, सेक्शन 37 में वर्णित परिस्थितियों के अधीन हो, तो क्या कर सकता है वो? पीडी का राइट यूज नहीं कर सकता मृत्यु कारित करने तक। कोई और हानि कर सकता है लेकिन मृत्यु कारित नहीं कर सकता। अब लास्टली 2 सेक्शंस बचे हुए हैं अपने पास, उनको और देख लेते हैं। 40 या कॉलोनी से बाहर निकले ही नहीं है, आपको दिख रहे हैं वहां पर, तो आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो तब तक आप क्या कर सकते हो? अपने पीडी का राइट यूज कर सकते हो। ठीक है, चोरी के विरुद्ध अपराधी की संपत्ति संहिता से पहुंच से बाहर हो जाए, मतलब संपत्ति जो है यानी प्रॉपर्टी से बाहर हो जाए अपराधी। ठीक है, वो वाली बात। लोक प्राधिकारियों की सहायता अपराध कर देते। जब आपको पुलिस दिख जाए कि मान लो चोर घर में घुस गए, लेकिन आपको क्या दिखता है कि कोई गाड़ी जा रही है, पुलिस की वैन, कई बार होता है ना रात को घूमती रहती है, पेट्रोलिंग वगैरह करती रहती है पुलिस, उसकी बात कर रहे हैं कि आपको पुलिस की गाड़ी दिख गई तो और आप इशारा कर सकते हैं और पुलिस वाले ने आपको देख लिया, आप लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? आपका राइट वहीं पर खत्म हो जाएगा। संपत्ति प्रद्युत यानी संपत्ति आपको रिकवर हो जाती है। ठीक है, चोर संपत्ति छोड़ के भग गए, ठीक है, तो आपका राइट भी खत्म हो गया। जब आपके पास आपकी प्रॉपर्टी वापस आ गई, चोरी का सामान आपके पास वापस आ गया, रिकवर हो गया, तो आप क्यों चोर के पीछे भागेंगे? ठीक है, जब हो गया तो बात खत्म करो। चोर आपके हाथ से निकल के भागे, अब उनके पीछे पीछे भागोगे थोड़ी ना कि मेरे को तो अपने पीडी का राइट यूज करना है, ऐसा नहीं होता। जब संपत्ति अपने पास छूट गई तो आपका राइट भी वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, और कोई कार्रवाई करनी है वो आपकी मर्जी है। लूट के विरुद्ध कह रहा है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, निर्दोष अवरोध कारित करता है या करने का प्रयत्न करता है, तब तक। लूट के मामले में कब तक रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है सदोष अवरोध कारित कर रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, उपहति कारित कर सकता है लूट करने के दौरान, और जैसे ही वो संकट खत्म हुआ तो आपका अधिकार भी खत्म हो गया। भय बना रहता है तत्काल मृत्यु का, तत्काल उपहति का और व्यक्तिक अवरोध का, यानी कि उसको आगे जाने नहीं देंगे। आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक रहता है जब तक कि आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। गृह वेदन के संबंध में क्या होता है? जब तक कि गृह वेदन आरंभ हुआ हो और गृह अत्याचार होता है। गृह वेदन क्या होता है कि भाई 7 तरीके की सिचुएशन दी होती है वहाँ पर कि भाई छेद बना के घुस गए उसके अंदर, या गेट तोड़ के घुस गए घर के अंदर, तो ये गृह वेदन वगैरह होता है, जो हम आगे आपराधिक अत्याचार वगैरह पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी वाले अपराध, उसके अंतर्गत हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 44 कहता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। ठीक है, इसका उदाहरण कैसे देंगे? मान लीजिए एक बस है, बस में बच्चे बैठे हैं और अचानक से एक आतंकवादी उसके अंदर क्या होता है, बस रोक के आतंकवादी घुस जाता है, लेकिन उसमें एक आर्मी का ऑफिसर भी बैठा होता है। अब आर्मी का ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है कि सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि जो अब आतंकवादी है उसको मारने के लिए गोली मारता है, बंदूक उठाता है, गोली मारता है, तो क्या हो जाता है कि एक बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है उसमें। ठीक है, गोली उसके हाथ से लग के निकल जाती है, तो क्या उस व्यक्ति को, आर्मी के ऑफिसर को आप पनिशमेंट देंगे? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्या है, उन बाकी लोगों को बचाने के लिए उसने किया। तो घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोषी तो था वो छोटा सा बच्चा, तो निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो तो क्या होगा, उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट वहां पर मिल जाएगा। तो 34 से लेके 44 तक हमको प्राइवेट डिफेंस के राइट मिले थे। उससे पहले हमने क्षम्य प्रतिरक्षाएं देखी थी कि कौन कौन से मामलों में आपको माफ़ किया जा सकता है, कि भाई आपने अपराध कर दिया तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बीएनएस की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने बीएनएस की फर्स्ट क्लास देखी थी। बीएनएस की फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं यूट्यूब पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हमारी बीएनएस की सेकंड क्लास थी जिसमें कि हमने साधारण अपवादों वाले टॉपिक को देखा था। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जोड़िए, क्योंकि एपीओ का एग्ज़ाम है और आपको अगर फ्री मटेरियल आपको कहीं पे अवेलेबल मिल रहा है तो आपको उसको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, स्टार्टिंग ही बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, सामने आपके पास बहुत सारी चीज़ें रखी और आप कदम ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर मामला सुलझेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज से ही तैयारी शुरू करनी है। जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आपको करना है। होमवर्क सिंपल सा है, जितना पढ़ा दिया उसकी इंडेक्स याद कर लो और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी इलस्ट्रेशंस पढ़ लो। इलस्ट्रेशंस पढ़ के और उनको रिकॉल करने की कोशिश करो, और जब हमारा बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा तो जितना हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन निकालना शुरू कर देना, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आज वाला टॉपिक है साधारण अपवादों का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके इंडेक्स को याद करके, इलस्ट्रेशन को पढ़ के इसके क्वेश्चंस को देखना है जो है किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।